हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी शिक्षालय। मेरा नाम है संध्या विश्वकर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका बंटी उपन्यास की समीक्षा, उसके प्रमुख पात्र और उसके प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आपका बंटी उपन्यास की समीक्षा या सारांश। ये जो उपन्यास है आपका बंटी आपके यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ उपन्यास है, इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद जाकर उपन्यास पढ़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आपका बंटी उपन्यास। आपका बंटी की कथा का मुख्य आधार पति पत्नी के तलाक के उपरांत संतान के एडजस्टमेंट की समस्या है। यहाँ पारिवारिक विसंगतियों के शिकार माता पिता की एकमात्र संतान केंद्र में है। उसका मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण से चित्रण किया गया है। माता पिता के तलाक का कारण उनकी आपसी कुंठाएं, महत्वाकांक्षाएं एवं अहम भाव है। यह उनके दाम्पत्य जीवन को सहज नहीं रहने देता। इसकी परिणति तलाक में होती है। बंटी आरंभ से ही मम्मी के पास रहना चाहता है। तलाक के बाद भी वह मम्मी के साथ रहता है। वैसे वह पापा को भी प्यार करता है, लेकिन मम्मी के सानिध्य के लिए पापा को भूलने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वह मम्मी से भावनात्मक स्तर पर अधिक जुड़ता जाता है। हालांकि मम्मी अपने अहम की संतुष्टि और बंटी के सहज विकास के लिए डॉक्टर जोशी से दूसरा विवाह कर लेती हैं। इस विवाह का बंटी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह इस रिश्ते को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाता। यहाँ से बंटी सामान्य से असामान्य बालक बन जाता है। वह नए घर में डॉक्टर जोशी व उनके बच्चों के औपचारिक व्यवहार से अपने आप को उनके बीच उपेक्षित एवं फालतू मानने लगता है। वहाँ वह एडजस्ट नहीं हो पाता। फलतः वह हीनता बोध एवं अपराध बोध की ग्रंथि से पीड़ित हो जाता है। उसके विद्रोही एवं असहयोगपूर्ण व्यवहार से तंग आकर मम्मी उसे कलकत्ता अपने पहले पति अजय के पास भेज देती है। वहाँ भी वैसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है बंटी को। इस तरह वह पापा के घर में भी एडजस्ट नहीं हो पाता। तब पापा उसे हॉस्टल भेज देते हैं। इस प्रकार बंटी स्नेह के अभाव में एक समस्या बालक बन जाता है। इसके साथ ही उपन्यास का अंत हो जाता है। इन बिंदुओं से गुजरते हुए कथानक गति प्राप्त करते हैं। वैसे कथानक का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए तो यहाँ कथा कहना उपन्यासकार का ध्येय नहीं रहा है, बल्कि इन बिंदुओं के माध्यम से 7-8 वर्ष के बालक के मनोजगत का अर्थात उसके मानसिक उतार चढ़ाव का अध्ययन करना रहा है। किस प्रकार एक संवेदनशील बालक अपनी मम्मी के सुख व सानिध्य के लिए अपने पापा के प्यार को ठुकरा देता है। मम्मी के पुनर्विवाह का उसके मानस पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उस विवाह को वह किस रूप में स्वीकार करता है आदि वास्तव में उपन्यास का लक्ष्य संतानवान माता पिता के तलाक और पुनर्विवाह के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं उद्घाटित करना है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बालक के मनोविकारों, मनोदशाओं, प्रवृत्तियों आदि के अध्ययन को उपन्यास का कथ्य कहा गया है। आरंभ में उपन्यास के केंद्र में शकुन लगती है, लेकिन जैसे कथानक आगे बढ़ता है तो उसके केंद्र में बंटी आ जाता है। कथा शकुन से हटकर बंटी पर केंद्रित होने लगती है। प्रारंभ में शकुन की समस्या प्रमुख लगती है, लेकिन शकुन के डॉक्टर जोशी से विवाह के फैसले का प्रभाव बंटी पर पड़ता है, तो कथा बंटी केंद्रित हो जाती है। वैसे ध्यान से देखा जाए तो दोनों पात्र ही अन्योषित हैं। एक की स्थिति का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, इसलिए गौड़ व प्रधान कथा का प्रश्न नहीं उठता। कथानक का विस्तार 16 परिच्छेदों में हुआ है, जिसमें विभिन्न मनः स्थितियों के माध्यम से घटनाओं का नियोजन किया गया है। कथानक के विस्तार में ही बाह्य स्थितियों के भीतरी संदर्भ स्पष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर मनोहर सहगल को कथानक के 16वें परिच्छेद पर आपत्ति है। उनको यह परिच्छेद अनावश्यक एवं अनपेक्षित लगता है। उपन्यास का अंत 15वें परिच्छेद के अंतिम वाक्य बस दो नन्ही नन्ही बाहें उन सबल बाहों के नीचे अनदेखे अनजाने ही शायद मसल गई पर हो जाना चाहिए था। इसके लिए यह तर्क है कि वह वाक्य उपन्यास की समाप्ति वाक्य के रूप में बड़ा उपयुक्त था। उन्हें बंटी का समूचा स्वप्नलोक अनावश्यक एवं वंचना मात्र लगता है।
अगर उपन्यास में से बंटी के स्वप्न लोक को निकाल देते हैं तो उपन्यास की सार्थकता संदिग्ध रह जाएगी, साथ ही उपन्यासकार का ध्येय भी, जो बंटी के स्वप्न लोक के माध्यम से ही उजागर होता है। वैसे भी मन्नू भंडारी का लक्ष्य बंटी है, न कि शकुन। एक बालक के संवेदनात्मक विकास में जितना उसके परिवेश का योगदान होता है, उतना ही उसके स्वप्नलोक का भी, जहां वह विचरण करते हुए अपने भावलोक को विकसित करता है। जब बंटी अपने सवालों का समाधान मम्मी या फूफी से नहीं पाता, तो वह उनका समाधान अपने स्वप्नलोक के आधार पर करता है। स्वप्नलोक एवं सवालों के माध्यम से उपन्यासकार ने बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। बालक जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में सवालों के ऐसे झंझावात उठते हैं, अगर उनका समाधान नहीं किया जाए तो वे सवाल उनके मानसिक विकास को कितना विक्षिप्त कर देंगे। इसके साथ ही अगर उपन्यास का अंत 15वें परिच्छेद पर ही करते हैं तो उपन्यासकार का ध्येय जो उसके जन्मपत्री शीर्षक में दिया है अधूरा ही रह जाता है। इस कारण कथानक का विस्तार 15वें परिच्छेद से आगे किया गया है। आशय यह है कि 16वां परिच्छेद कथ्य की दृष्टि से ही नहीं, शिल्प की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। कथानक में बंटी और शकुन कथा समानांतर चलती है। शकुन के प्रत्येक कार्य का प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बंटी पर ही पड़ता है। वैसे भी दोनों का संबंध ही ऐसा है कि एक की स्थिति का प्रभाव दूसरे पर पड़ना स्वाभाविक है। बंटी का कार्यक्षेत्र मम्मी से ही प्रारंभ होकर उसी के पास समाप्त होता है। इसीलिए मम्मी द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों में बंटी उलझता जाता है। इन परिस्थितियों का प्रभाव उस पर इतना अधिक पड़ता है कि वह भीतर ही भीतर टूटता जाता है। परिणाम स्वरूप उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। उसकी मानसिक स्थिति दर्शाने के लिए भी 16वें परिच्छेद की परिकल्पना की गई है। इसी परिच्छेद में वह मम्मी से कटकर पापा के साथ कलकत्ता आता है। कलकत्ता आने से पूर्व वह सोचता है कि वहाँ वह प्रतिदिन पापा के साथ घूमने जाएगा, रोज़ नए नए खिलौने खरीदेगा। उस घर में वह पापा होंगे जो उसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब वह घर पहुँचता है तो वहाँ भी नई मम्मी और भाई को देखकर उसे डॉक्टर जोशी के घर एवं वहाँ की स्थितियों का स्मरण हो जाता है, जहाँ अमी और जोत का एकाधिकार होता है। इसके साथ ही उन परिस्थितियों का तीक्ष्णता व कटुता याद कर वह धारणा बना लेता है कि यहाँ भी वैसी ही घटनाएं घटने वाली हैं। उसकी यह पूर्व धारणा उसके भीतर भय एवं द्वंद्व उत्पन्न करती है। फलतः वह कुछ भी सोचने समझने में असमर्थ होता जाता है। उसकी इसी मनोवैज्ञानिक विक्षिप्तता को दर्शाने के लिए अंतिम परिच्छेद की योजना की गई है। यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त और आवश्यक है कि इन असामान्य स्थितियों में रहते हुए बंटी जैसे संवेदनशील बालक की परिणति विक्षिप्त होना ही थी। कथानक का विकास सहज गति से हुआ है। इसमें पात्रों की मानसिक द्वंद्वों, मनोभावों तथा मनःस्थिति का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त घटना सूत्रों की दृष्टि से भी पात्रों के अंतर्मन के संकल्प, विकल्प, द्वंद्वात्मक स्थितियों एवं कंठाओं की जितनी सूक्ष्मता और संवेदनशीलता से मुखर किया गया है, वह निसंदेह बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार अपने गठन में कथानक बिना अवान्तर कथाओं के सहज है। उनकी सारी जटिलता पात्रों के निर्वाह में है। आपका बंटी समस्या केंद्रित मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ऐसे उपन्यास में प्रधान पात्र की मनोगति कथा का स्वरूप नियत करती है, परंतु चरित्र की अंतर्यात्रा कथा को स्वरूप नहीं प्रदान करती। कथा पात्रों के भीतर से विकसित होकर चरित्र कथा बन जाती है, जो जीवन के विस्तृत फलक को छोड़कर चरित्र के मानस में विचरण करती हुई नवीन भावलोक को खोलती है, जिससे नवीन चरित्रों का निर्माण होता है। तो ये रहा कथानक आपके बंटी उपन्यास का। आई होप आप लोगों को ये उपन्यास का कथानक पूरा समझ में आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।